हेलो बच्चा लोग, और आप सब कैसे हो? मस्त। बट यार आज मेरा थोड़ा मूड अच्छा नहीं है, आप लोग समझ सकते हो। कोई बात नहीं यार, आज हम लोग सॉल्यूशन लेक्चर 2 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, जिसमें हमने जाना कि सॉल्यूशन को किस तरह से डिफाइन किया जाता, और साथ ही साथ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिलेटेड टू सॉल्यूशन को भी पढ़ा था। और जैसा कि हमने लेक्चर 1 में कहा था कि इस चैप्टर में आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। यदि किसी बच्चे का मोल कॉन्सेप्ट में अच्छा कमांड है, यदि उसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सब निकालना आता है, तो यार उनको ये चैप्टर बड़ा ही मजा आने वाला, बड़ा ही इंटरेस्ट आने वाला। लेकिन ऐसे बच्चे क्या करेंगे सर जिनको ये सब नहीं आता? कोई बात नहीं यार, मैं हूं ना, हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से यहाँ डिस्कस करने वाला, इसलिए मैं बिल्कुल आज मोल से स्टार्ट करने वाला। इसलिए ऐसे बच्चे जिनका मोल कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, घबराएंगे नहीं यार, घबराएंगे बिल्कुल नहीं। बिल्कुल यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के साथ इधर उधर अपना दिमाग भटकाएंगे नहीं, बिल्कुल यहाँ कॉपी पेन के साथ लेकर रेडी हो जाओ। हर एक चीज आपको यहाँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ठीक? तो चलिए यार अब हम लोग फालतू की बातें किया बिना लेक्चर को, सबसे पहले हम लोग मोल टर्म को समझ लेते हैं। मोल क्या होता है? तो मोल देखिए, जस्ट इस नंबर को हम लोग मोल कहते हैं। 6.022 × 10⁻23 एंटिटीज। अब यहाँ पे एंटिटी से आपको कंफ्यूज नहीं होना, एंटिटीज को या फिर पार्टिकल्स को सेम बात होता है। एंटिटीज का मतलब पार्टिकल्स। जैसे यहाँ पे 6.022 × 10⁻23 एटम्स, पार्टिकल्स की जगह कुछ भी आ सकता है, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी आ सकता है, ठीक? तो मतलब ये कि 1 मोल जो होता है ना, वो इस नंबर को जस्ट रिप्रेजेंट करता है। किस नंबर को? 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। मतलब इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं? मोल यूज करते हैं, ठीक? याद रखना यार इस चीज को। जैसे हम यदि 1 डजन बोले, 1 डजन बोलते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है? 12। मान लिया मैं किसी शॉपकीपर के पास गया, वो शॉपकीपर को मैंने बोला कि मुझे 1 डजन अंडे चाहिए, तो वो क्या करेगा भैया? 12 अंडे निकालेगा, पैक करेगा, दे देगा। मान ले यार मैं 1 वीक बोल रहा, 1 वीक बोलते ही आपके दिमाग में क्या जाता है? क्या जाता है? 7 डेज जाता है। यदि 1 ईयर बोलूं तो आपके दिमाग में क्या जाता है? 365 डेज जाता है ना। तो उसी तरह से जस्ट 1 मोल है। मान ले यार मैं उस दुकानदार के पास गया और बोला मुझे 1 मोल अंडे चाहिए। मान ले यार वो दुकानदार पढ़ा है, उसको केमिस्ट्री आता है, ठीक है ना। तो अब यदि मैं बोला कि यार मुझे 1 मोल अंडे चाहिए, तो दुकानदार समझ जाएगा 6.022 × 10⁻23 अंडे मांग रहा है ये बच्चा। तो दुकानदार बोल देगा भैया मेरे पास नहीं है, आप कहीं और से ले आओ, ठीक? समझ में आ रहा है ना? मतलब 1 मोल बोलते ही आपके दिमाग में क्या नंबर स्ट्राइक करता? ये। जैसे 1 डजन बोलते ही 12, 2 डजन बोल दिया तो 24, 3 डजन बोल दिया 36। उसी तरह से जस्ट 1 मोल बोल दिया तो ये 6.022 × 10⁻23। 2 मोल बोल दिया गया था 2 × दिस मच। 3 मोल बोल दिया 3 × दिस मच। समझ में आ रहा है? मान ले यार ये क्या चौक है, चौक क्या से बना है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। मान ले यार इस चौक में 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इसका मतलब आप क्या समझोगे? इसका मतलब ये समझोगे कि इस चौक में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट का है। समझ में आया? मान लिया जैसे मेरे बॉडी में डिफरेंट आइटम्स प्रेजेंट है। मान ले मेरे बॉडी में 1 मोल कार्बन एटम प्रेजेंट है। यदि मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे बॉडी में 1 मोल कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या समझोगे आप? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बॉडी में 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? आ रहा है? वेरी गुड यार, शाबाश। तो इसलिए ध्यान रखना, जब भी 1 मोल कहा जाएगा तो 1 मोल कहते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए आपके दिमाग में? ये नंबर स्ट्राइक करना चाहिए, 6.022 × 10⁻23 स्ट्राइक करना चाहिए। समझ में आया ना? एकदम यार याद रखना, जब भी कहीं भी मोल टर्म आए तो आपके दिमाग में तुरंत ये नंबर स्ट्राइक करना चाहिए, एकदम दिमाग का घंटी बज जाना चाहिए, ठीक? चलिए यार ये मोल समझ गए। नेक्स्ट हम लोग एटॉमिक मास को समझ लेते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? जो इंपॉर्टेंट है यार, देख जिन बच्चों का मोल कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इसलिए यार आप लोग लेक्चर, खासकर ऐसे बच्चे जिनका मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ नहीं है, वो इस लेक्चर को यार बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे। वीडियो देखते समय अपने ध्यान को इधर उधर भटकाएंगे, एकदम फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, और हर एक चीज को नोट करते चलेंगे। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है? एक AMU और दूसरा इन ग्राम। देखिए एटॉमिक मास को हम लोग 2 यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। एक तो AMU में, इसी को आजकल मॉडर्न भाषा की लैंग्वेज में कहें तो AMU कहा जाता है, या यूनिफाइड मास कहा जाता है, और दूसरा ग्राम एटॉमिक मास होता है। ये दोनों चीज को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मैं कुछ एलिमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक? मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट लिख दिया, 4 एलिमेंट।
हाइड्रोजन एटॉमिक मास क्या होता है? हाँ यार, एक और चीज, आप लोग हर बच्चे को एटॉमिक नंबर अप टू 30 याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर 30 और एटॉमिक मास अप टू 20 एलिमेंट, यानी 1 से लेकर 20 एलिमेंट तक हर बच्चे को एटॉमिक मास याद होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर अप टू 30। ठीक, यदि याद नहीं है तो यार आज जाके आप लोग याद कर लेना। सबसे पहली बात, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हीलियम का 4, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14। ठीक, अब यहाँ तो एटॉमिक मास हो गया। सर अब इसका यूनिट में यहाँ पे क्या लिखूं? हाइड्रोजन का एक एटम की मास की बात करूं, हाइड्रोजन का एक एटम की मास, तो क्या मैं 1 ग्राम लिख दूं? यहाँ पे यूनिट तो अभी मैंने कुछ लिखा ही नहीं, क्या 1 kg लिख दूं? एक एटम का मास का यूनिट क्या होगा? 1 ग्राम, 1 kg, 1 टन क्या होगा? तो इसलिए देखो यार, जब मैं एक सिंगल एटम के मास की बात करता हूं ना, तो यहाँ पे U आता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या आता है? U आता है। इसी तरह से हीलियम के एक सिंगल एटम, याद यार मेरे बातों को ध्यान सुनना, सिंगल एटम में बोल रहा हूं, सिंगल एटम, तो सिंगल एटम के मास की बात की जाए तो हीलियम का 4U हो जाएगा। कार्बन के सिंगल एटम का मास की बात की जाए तो 12U हो जाएगा। नाइट्रोजन का सिंगल एटम की बात की जाए तो 14U हो जाएगा। यानी जब सिंगल की हम बात कर रहे हैं तो 1U, मतलब यूनिट जो है तो वो U आ जाता है। तो सर अब U यहाँ पे क्या है, या फिर मैं AMU भी लिख सकता था, तो यार इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना होंगे, AMU लिखा जाए या U लिखा जाए, दोनों सेम बात होता है। AMU एटॉमिक मास यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है, U यूनिफाइड। तो आजकल U ही आप लोग को बुक में दिखेगा अक्सर, कोई बात नहीं यार, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, U लिखे या AMU लिखे, दोनों का मतलब सेम होता है। चल अब मैं यहाँ पे हम लोग 1U और 4U लिख दिए, इसका मतलब तो हमको समझ आया ही नहीं यार, हमने आज तक तो U और AMU के बारे में सुना ही नहीं, तो यार हमें क्या पता चलेगा यार? सर हमको थोड़ा इमेजिन करा दो, विजुअलाइज करा दो। तो यार कोई बात नहीं, मैं विजुअलाइज करा देता हूँ। देख यार, मान लो यार तुम्हें मेरे बॉडी का वेट मेजर करना हो, तो मेरा बॉडी का मास यदि मेजर करना हो तो किस यूनिट में मेजर करोगे? क्या ग्राम में करोगे? मिलीग्राम में करोगे? नहीं ना, मेरा यूनिट किस यूनिट में मेजर करोगे? वेट, केजी में करोगे। मान ले यार मैं इस चौक का वेट की बात करूं, इस चौक का वेट किस यूनिट में मेजर करोगे? ग्राम में करोगे ना, ग्राम में। इसी तरह से यार मान ले और हम छोटा छोटा सब्सटेंस ले लेते हैं, तो उसका यूनिट किस यूनिट में मेजर करोगे? उसका वेट मिलीग्राम में मेजर करोगे। तो इस तरह से हर एक चीज का वेट के लिए जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं वो उसके मास के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। मेरा बात है तो केजी, इसका बात है तो ग्राम, इससे और छोटा हो तो मिलीग्राम यूज करते हैं। मेडिसिन का देखे हो, उसका हम लोग वेट किस यूनिट में, देखना जो मेडिसिन होता है उसके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उसका यूनिट मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में होता है। ठीक, तो इसलिए जिस हिसाब से जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यूनिट भी यूज करते हैं। तो यदि हम बहुत लार्ज मास है तो ऐसे केस में हम लोग टन यूज करना प्रीफर करते हैं, यदि थोड़ा कम केजी यूज करते हैं, और कम ग्राम और कम मिलीग्राम। इसी तरह से यदि हम एटम के मास की बात करें, किसकी? एटम के मास की बात करें, तो एटम के मास इमेजिन करो यार, एटम दिखता है क्या? एटम तो आज तक दिखा ही नहीं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरह से अरेंज होता है हमें पता ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या हम लोग केजी, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम ये सब यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? एक और स्मॉलर यूनिट हम लोग यूज करते हैं, और उस स्मॉलर यूनिट का नाम ही है AMU और U। समझ में आया AMU? और अब यदि सर जैसे हमें पता है 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम होता है, तो सर उसी तरह से 1U में कितना ग्राम होता है हम जानना चाहते हैं। कोई बात नहीं यार, देख यार मैं लिख दे रहा हूं इधर, 1U का जो वैल्यू होता है इन ग्राम वो इतना होता है, नोट कर लेना आप लोग यार, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि 1U का वैल्यू कितना स्मॉलर होता है। देख रहे हो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। मतलब यार इसको बटा में ले जाओगे, इसको हटाओगे तो 10⁻24 हो जाता, मतलब लिखते चले जाए यार, खत्म ही नहीं होगा, जीरो। ठीक, तो ये 1U का वैल्यू है। इमेजिनेशन के लिए यार कितना स्मॉल वैल्यू होता है, और होना भी चाहिए यार। एटम कितना स्मॉल होता है यार तुम लोग जानते ही हो, एटम को तो देख नहीं सकते यार नेकेड आई से, तो होना भी चाहिए। तो और दिख भी रहा 1U का वैल्यू। ठीक, तो यार ये तो AMU का हमको एक आइडिया मिल गया सर, AMU क्या होता है, और हमने विजुअलाइज भी कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब सेकंड आता है ये ग्राम वाला क्या है सर? तो ये जो ग्राम है ना, ये ग्राम एटम, मान ले यहाँ पे जो मैं 1U लिखा था ना, अब इसका मास को ऐसा है 1, 4, 12 एंड 14। मान ले यार 1 के आगे हम ग्राम लगा देते हैं। मैंने क्या लगा दिया? यूनिट यहाँ पे U लगाया था ना, अब मैंने यूनिट क्या लगा दिया? G लगा दिया, ग्राम। यहाँ पे भी G लगा दिया, यहाँ पे भी G लगा दिया, यहाँ पे भी G लगा दिया।
मतलब मैंने यूनिट को चेंज कर दिया, यू जहां था अब वहां पे ग्राम लगा दिया। तो अब ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा? क्या 1 ग्राम हाइड्रोजन के एक एटम का मास होगा? क्या हीलियम के एक एटम का मास 4 ग्राम होगा? क्या कार्बन के एक एटम का मास 12 ग्राम होगा? क्या नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 ग्राम होगा? जरा सोच, क्या ऐसा हो सकता है कार्बन के एक एटम का मास 12 ग्राम, नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 ग्राम? हो सकता है क्या? वो तो दिखता ही नहीं यार, जब दिख ही नहीं रहा था यार उसका मास कहां से ग्राम में आएगा? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मतलब ये जो जी दिख रहा है वो एक एटम का मास को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा। एक एटम का मास पूछा जाए, हाइड्रोजन के एक एटम का मास, तो मैं 1 ग्राम तो नहीं बोलूंगा। क्या बोलूंगा? 1 एटम का मास, 1 एटम सिंगल एटम का मास बोला जाए तो 1 U बोलूंगा मैं। यदि हीलियम के एक सिंगल एटम का मास पूछा जाए तो 4 U बोलूंगा, 4 ग्राम नहीं बोलूंगा। यदि कार्बन के एक एटम का मास बोला जाए तो 12 U बोलूंगा, 12 ग्राम नहीं बोलूंगा। इसी तरह से नाइट्रोजन के एक एटम का मास पूछा जाए तो 14 U बोलूंगा, 14 ग्राम नहीं बोलूंगा। तो इस तरह से U तो हम लोग समझ में आ गया कि जब भी एक सिंगल एटम का बात किया जाए तो हम लोग U यूज करेंगे, लेकिन हम लोग ग्राम कब यूज करेंगे? तो यार ध्यान देना, जो ग्राम वाला टर्म है ना वो हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग किसी भी एटम के 1 मोल सब्सटेंस का मास को मेजर करना होता है। मतलब किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल एटम या 1 मोल मॉलिक्यूल का मास मेजर करना होता है तो हम लोग ग्राम वाला यूनिट यूज करेंगे। 1 मोल का मतलब क्या? मतलब ये है कि हाइड्रोजन का यदि पूछ दिया जाए कि हाइड्रोजन का 1 मोल एटम का मास कितना होगा तो हम बोलेंगे 1 ग्राम। यदि पूछ दिया जाए हीलियम के 1 मोल एटम का मास क्या होगा तो मैं बोलूंगा 4 ग्राम। 1 मोल एटम का यदि मास पूछा जाए तो ग्राम लगा के हम बताएंगे आंसर। अब इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सर हमको इमेजिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं यार, चल लेमन लैंग्वेज में समझ ले। मान ले यार हाइड्रोजन का 1 मोल एटम ले ले, 1 मोल एटम। अभी मैंने बताया था जैसे ही 1 मोल बोला जाएगा आपके दिमाग में क्या नंबर स्ट्राइक करेगा? क्या नंबर स्ट्राइक करेगा? 6.022 × 10⁻23 करेगा ना? करेगा ना? वेरी गुड यार। तो जब भी 1 मोल बोला जाए आपके दिमाग में ये नंबर स्ट्राइक करना चाहिए। तो यदि हाइड्रोजन का 1 मोल एटम ले लिया जाए मतलब हाइड्रोजन का 6.022 × 10⁻23 एटम्स ले लिया जाए और हम उतने सारे एटम्स का मास को यदि मेजर करते हैं तो वो तुम्हारा 1 ग्राम आएगा, एग्जैक्टली 1 ग्राम आ जाएगा। इसी तरह से हीलियम का 1 मोल एटम ले लो, 1 मोल एटम का मतलब कितना? अगेन हीलियम का यदि 6.022 × 10⁻23 एटम्स लेकर उसका मास मेजर करेंगे तो वो 4 ग्राम आएगा। सिमिलरली कार्बन का यदि 1 मोल एटम ले लिया जाए, 1 मोल का मतलब 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन लिया जाए, उसका मास मेजर किया जाए तो वो 12 ग्राम आएगा। सिमिलरली नाइट्रोजन का यदि 1 मोल एटम ले लेते हैं उसका मास मेजर करते हैं तो वो 12 ग्राम आएगा। उम्मीद है अब आप लोगों को ये U और ये ग्राम में डिफरेंस समझ आ गई होगी। तो चल यार मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं दोनों चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो MU और U क्या है? इट रिप्रेजेंट्स, आप लोग भी लिखते चलना यार, इट रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे यार मैं इसको ऊपर कर देता हूं। इट रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ 1 एटम और मॉलिक्यूल। देख यार मैं अभी एटम की बात कर रहा हूं, जब मॉलिक्यूल का बात किया जाए तो मॉलिक्यूल लिख देंगे, जब एटम की बात की जाए एटम। अभी देख रहे हो सबके सब एटम है, ठीक। मॉलिक्यूल होने के लिए क्या? ग्रुप ऑफ एटम्स हो जाना चाहिए केवल। यदि H2 और कार्बन नाइट्रोजन यदि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते तो फिर मॉलिक्यूल आ जाता, वो भी मैं समझा दूंगा अभी। जबकि ग्राम वाला क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ 1 मोल एटम्स और मॉलिक्यूल्स, 1 मोल एटम्स और मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है? तो एक चीज ध्यान रखना यार, यदि कभी भी सिंगल एटम का मास पूछा जाए तो आंसर हमेशा जो यूनिट होगा वो U में आएगा, MU में आएगा। जबकि यदि 1 मोल एटम का मास पूछा जाए तो आंसर ग्राम में आएगा। मतलब यदि हाइड्रोजन के एक एटम का मास पूछा जाए, एक सिंगल एटम का मास पूछा जाए तो हम 1 U बोलेंगे, लेकिन यदि हाइड्रोजन का 1 मोल एटम का मास पूछा जाए तो ऐसे में हम लोग 1 ग्राम बोलेंगे। सिमिलरली यदि कार्बन का सिंगल एटम, एक सिंगल एटम का मास पूछा जाए तो 12 U बोलेंगे, लेकिन कार्बन के 1 मोल एटम का मास पूछा जाए तो 12 ग्राम बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना? चलो होपफुली यार आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड यार, शाबाश। आप लोग जल्दी जल्दी नोट करते चलो जो आप लोग को इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि ये बेसिक पार्ट जो है ना वो थोड़ा तेज लेकर जाएंगे, आप लोग इसे समय नहीं देने वाले हम, इसलिए आप लोग एकदम फटाफट नोट करते चलो।